हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, जिन बच्चों का 21 फरवरी को साइंस का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न मेरे प्यारे साथी आ चुका है। तो सभी लोग इस वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखकर ही जाइएगा, ताकि आप लोग का जो 21 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें आप लोग का 80 में से 80 मार्क्स पूरा है बच्चों। ठीक है, 80 में से 80 नंबर पूरा है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलो बच्चों, तो बढ़ते हैं। और आपका जो विषय कोड होने वाला है वो 112 होने वाला है मेरे प्यारे साथी। तो सभी लोग इसको जरूर मिला लीजिएगा और जरूर से सभी लोग अंत तक जरूर देख कर जाइएगा, ताकि इससे आपका 80 में से 80 नंबर जरूर आए बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखेंगे बच्चों। लेकिन जो नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लिएगा बच्चों। और इसका पीडीएफ जिन बच्चों को चाहिए होगा वो 81 025 82 257 पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर लिया, गुरुजी हमको पीडीएफ चाहिए, हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको जोड़ दिया जाएगा, वहां से पीडीएफ नोट सब कुछ ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलो बाबू, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। बाबू, पहला सवाल आपके सामने आ चुका। सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला। पहला सवाल बाबू आपके सामने है, सभी लोग बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बच्चों ये बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है। तो लेंस के लिए किस पदार्थ का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा बाबू। ऑप्शन नंबर आपका डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका है ना। तो लेंस के लिए किसका उपयोग नहीं करते हैं? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, पीतल का उपयोग नहीं करते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा बाबू। अगला सवाल बाबू आपके सामने है, सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? बच्चों ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बच्चों, जल्दी से बताओ आप लोग। राइट आंसर आपका होने वाला ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दो नियम है, याद रखिए आप लोग। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है आंख के जिस भाग पर बनता है उसको रेटिना कहा जाता है। वी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल चौथा नंबर है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? बच्चों ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, साइन आई बटा साइन आर होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा बाबू। अगला सवाल बाबू आपके सामने है, पांचवा नंबर सवाल है, जल्दी बताइएगा आप लोग। कहता है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 दिया गया है बच्चों। तो यह गोलीय दर्पण कैसा होने वाला है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो दिया गया गोली दर्पण के फोकस दूरी प्लस में दिया गया है, इसका मतलब उत्तल होगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल छठा नंबर सवाल है बाबू, जल्दी बताइएगा इसका उत्तर क्या होना चाहिए आपका। कहता कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? बच्चों ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है बच्चों प्रकाश का बर्तन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताएंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? बच्चों ये बताइए आप लोग, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बाबू आपके सामने है, देखिए आठवां नंबर सवाल है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? बच्चों ये बताइए आप लोग क्या होगा आपका। तो फोकस और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F बराबर R/2 होता है बच्चों, याद रखिएगा। F बराबर R/2 कहाँ पर लिखा गया है? R बराबर 2F। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, 9वां नंबर है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की जो कुंडली होती है बच्चों, वह किस पदार्थ का बना हुआ होता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, नाइक्रोम का बना हुआ होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल 10वां नंबर सवाल है, जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होगा। कहता कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है? बच्चों एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना जूल होता है? बच्चों ये बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताइएगा बाबू। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला, 3.6 गुने 10⁻6 जूल हो जाता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल है, 11 नंबर सवाल है, किलोवाट घंटा है ना, किलोवाट प्रति घंटा इकाई होता है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो किलोवाट प्रति घंटा किसका इकाई होता है बच्चों? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा आप लोग। देखिए बाबू, अगला सवाल आपके सामने है, 12वां नंबर सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा।
अगला है आपके सामने बच्चों बताएंगे कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है बच्चों, याद रखिएगा उष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। अगला है आपके सामने वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों, ये भी है ना, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। 14 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा याद रखिएगा आप लोग। अगला है बाबू विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी हुई रहती है। तो आप लोग याद रखिएगा निष्क्रिय गैस भरी हुई रहती है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका मतलब यह है बच्चों क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ये अम्लीय हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल जल्दी बताइएगा आप लोग। देखिए 18 नंबर सवाल है आपके सामने, वेजीन का अणुसूत्र क्या होता है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। वेजीन का अणुसूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा आप लोग C6H6 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों को क्लास अच्छा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार से हर परीक्षा आप लोग को हेल्प किया जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। तो याद रखिएगा आप लोग एथिल एल्कोहल का क्या नाम होता है, याद रखोगे बाबू, एथेनॉल ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है 20वां नंबर, CnH2n निम्नलिखित में से किसका समान सूत्र होता है। तो CnH2n किसका समान सूत्र होता है बाबू, आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, एल्कीन का होता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल है लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। लोहे की जो परमाणु संख्या होती है वो 26 होता है बाबू। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, बताइएगा आप लोग क्या होगा। 22वां नंबर है स्टीलनेस, स्टील में लोहे एवं कार्बन के बीच है ना, कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, जल्दी बताइए बाबू क्या होगा राइट आंसर आपका। तो लोहा और कार्बन के अलावा कौन से तत्व और रहते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला है मेरे प्यारे साथी, निकेल और क्रोमियम होता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल है 23वां नंबर, पीतल है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा पीतल मिश्र धातु होता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित यौगिक में से कौन अम्ल होता है। तो अम्ल कौन होता है बच्चों, H2SO4। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अगला है आपके सामने, बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक सूचक है बच्चों, हल्दी जो है वह प्राकृतिक सूचक होता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होगा। 26 नंबर, OH अभिक्रियाशील सूचक वाले यौगिक का नाम क्या होता है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो OH अभिक्रियाशील सूचक वाले यौगिक का नाम क्या होता है, एल्कोहल होता है बच्चों। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, एल्कोहल होता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, बताइएगा आप लोग क्या होगा। कहता है 27 नंबर है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जो है बच्चों जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, याद रखिएगा एथाइन देता है। एथाइन ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है ना 28वां नंबर है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, याद रखिएगा बाबू।
देखिए अगला सवाल बाबू आपके सामने है, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। 29 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है। तो कमरे के ताप पर कौन सा है ना, कौन सा पदार्थ, कौन सा द्रव है ना, कौन सा धातु द्रव अवस्था में रहता है। तो याद रखिएगा पारा रहता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा। मीथेन जो है बच्चों सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नांकित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। निम्नांकित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है, जल्दी बताइएगा बाबू। याद रखिएगा 31 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। Na2O होता है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, बेकिंग पाउडर का मिश्रण है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा। बेकिंग पाउडर का मिश्रण क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा NaHCO3 एवं टार्टिक अम्ल का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल का राइट आंसर बताइएगा आप लोग क्या होने वाला। 33 नंबर सवाल है, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। न्यूक्लियस जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, अगला है आपके सामने 34 नंबर की, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधों में जो भोजन है वो किस रूप में जमा होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा बाबू। स्टार्च के रूप में जमा होता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हुए बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफी है ना, द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया है, आप लोग इसको याद रखिएगा बाबू। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते 36 नंबर सवाल है, पौधों में पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो पौधों और पशुओं की जो कोशिकाओं का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा कोशिका विज्ञान कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, मानव हृदय घिरा हुआ है, बताइए आप लोग क्या होगा। मानव हृदय किससे घिरा हुआ है बच्चों, जल्दी बताइएगा आप लोग। याद रखिएगा पेरिकार्डियम से। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। ठीक है, पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, आप लोग इसको याद रखिएगा बाबू। अगला सवाल आपके सामने है, विजांड की ओर पराग नलिकाओं की वृद्धि का कारण क्या होता है। तो विजांड की ओर पराग नलिकाओं की जो वृद्धि होती है उसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, उसको उस क्रिया को क्या कहा जाता है, याद रखिए केमेट्रो है ना प्रिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, देखिए अगला है आपके सामने, बताइएगा आप लोग क्या होगा। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जो जीवन अवधि होती है 12 से 20 दिन होती है। ये नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। और आरबीसी की 120 दिन होती है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बाबू आपके सामने है, 40 नंबर सवाल है बाबू, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। याद रखिएगा यकृत से स्रावित होता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये बताइए आप लोग। याद रखिएगा बाबू, एनीमिया होता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या हो जाएगा। तो मनुष्य के आहार नाल का अवशेषी अंग क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, अपेंडिक्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे 44 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से कौन टिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो टिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन करता है, प्रोटीन करता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा। जो नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगला बताइए बाबू क्या होगा, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। तो मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है, इसका 45 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है।
ऑक्सीजन का जो वाहक होता है आरबीसी होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा, आरबीसी होता है ऑक्सीजन का वाहक, आप लोग इसको याद रखिएगा बाबू। अगला सवाल है 47 नंबर, रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? कौन सा एंजाइम जो है बच्चों, कौन सा हार्मोन जो है रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? इंसुलिन करता है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है बाबू, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी है? बताइए आप लोग क्या होगा। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है बच्चों? तंत्रिका कोशिका। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, बताइएगा आप लोग क्या होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। देखिए बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 2 नियम होते हैं, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है बच्चों, ये बताइए आप लोग। अवतल लेंस का आवर्धन V/U होता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने 51 नंबर है, दर्पण का सूत्र कौन होगा बच्चों? ये बताइए आप लोग क्या होगा। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F होता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, सभी लोग बताइएगा। जो नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा बाबू। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला, प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है बच्चों? ये बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। तो कौन से लेंस को हवा में अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? आप लोग इसको याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, उत्तल लेंस को कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, प्रकाशिकीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ये बताइए आप लोग क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाशिकीय माध्यम जो है वो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। 3 प्रकार के होते हैं प्रकाशिकीय माध्यम, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, बताइएगा आप लोग। डायनेमो परिवर्तित करता है, जल्दी बताइएगा बाबू क्या होने वाला है। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, 57 नंबर है, इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलाम का आवेश होता है? ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलाम का आवेश होता है? तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो खिलौनों में किस सेल का उपयोग करते हैं? सूखा सेल का उपयोग किया जाता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते है ना, 59 नंबर सवाल आपके सामने है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा ऊर्जा कहा जाता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 60 नंबर है, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इनमें से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा। ये जो समीकरण दिया गया है वो विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 61 नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा, श्वेत रंग का होता है सिल्वर क्लोराइड, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से लवण कौन है बच्चों? ये बताइएगा क्या होने वाला है। लवण होता है NaCl, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, तूतिया जिसको नीला थोथा का अनुसूत्र क्या होता है? ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो नीला थोथा का जो अनुसूत्र होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, CuSO4 × 5H2O, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है कि गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। तो सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं? तो याद रखिएगा बाबू, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कार्बन है बच्चों, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। कार्बन एक प्रकार का अधातु है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 67 नंबर, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, C2H4 होता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने 68 नंबर है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन हो जाएगा बच्चों? याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला,
आपका C6H6 होता है, C6H6 होता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। हीलियम जो है वो अक्रिय गैस हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बाबू आपके सामने है, निम्नांकित में से कौन उपधातु है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। जो सिलिकॉन होता है बच्चों वो उपधातु होता है, आप लोग याद रखिएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका है ना सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, पौधों में शोषण होता है बच्चों किसके माध्यम से होता है। तो पौधों में जो शोषण है ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, इनमें से सभी माध्यमों से होता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से स्वपोषी है ना कौन है, बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी है, तो याद रखिएगा स्वपोषी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। हरे पौधे स्वपोषी है ना होते हैं बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, याद रखिएगा कौन सी बीमारी हो जाएगी, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है ना। निमोनिया जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, याद रखिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एंड्रोजीन जो है एंड्रोजन जो है बच्चों वो कौन सा हार्मोन है, जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। याद रखिएगा नर हार्मोन होता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, रुधिर चाप नियंत्रित कौन करता है, रुधिर चाप को कौन नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा आप लोग एंड्रिनल द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है ना, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। 77 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल है, द्विखंडन होता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर आपका। द्विखंडन किसमें होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, पैरामीशियम में, अमीबा में, लेशमेनिया में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। जो एस्टेरोन जो है वो वृषण से स्रावित होता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, तो मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 केजी होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। तो जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन के साथ बच्चों आंसर के साथ, वो बच्चे 81 025 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज कर लेंगे व्हाट्सएप में, ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा बच्चों। और जो नए बच्चे आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ताकि इसी प्रकार से आपको हर परीक्षा तक इसी प्रकार से सहायता मिलता रहेगा इस परिवार से, ठीक है। और बच्चों के पास, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों।